Let us start with the CGPSC 2023 CSAT question paper. This exam was conducted on 11th of Feb 2024. Okay. So what we are going to do is we will solve this question paper in a way that we are solving in the examination hall, like which question to leave and which question to attempt in the first round itself, which question to prioritize first, and which questions we do not have to solve at all. Okay, so firstly I will give the brief description about the exam pattern. So there are 100 questions and each question carries 2 marks, right? So total marks comes out 200. So you will be awarded 2 marks for each correct answer, and for every wrong answer minus 1/3 will be deducted, right? And exam says that minimum qualifying marks for general candidate is 33%. So 33% of 200, 66 marks. Okay, so more than 66 marks you have to score, right? And for OBC and other SC and ST candidates, that qualifying marks is 23%, I guess, right? Means maximum qualifying marks is 66. Okay, and that you can easily cross. Okay, so net correct हमको कितने करना है? 33 questions करना है. Obviously we are not going to attempt only 33 questions. We will attempt way more than 33 questions, because the questions are relatively very easy as compared to other competitive examinations, and also the qualifying marks says 66 only. But first what we will do, that we will ensure that we are going to qualifying this exam, and then we will increase our marks beyond the qualifying marks, right? So let's solve one by one. I will solve each question like I am solving in the examinations hall, right? तो कोई भी क्वेश्चंस अगर बहुत शॉर्ट में बन जाएंगे तो मैं उसको बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन करते हुए सॉल्व नहीं करूँगी. ओके, सो what the first question says, a man proceeding to the north turns to the right. After some time he takes a turn to the left and again. तो डायरेक्शन का क्वेश्चन है, तो डायरेक्टली मैं क्या करते जाऊँगी, इमेज मतलब कि जो भी पिक्टोग्राफिक इमेज है वो बनाते हुए चलूँगी, ताकि डबल टाइम कंज्यूम ना हो मुझे क्वेश्चन को रीड करने में, और उसके बाद फिर सेकेंड टाइम रीड करना पड़ेगा उसको वापस से बनाने में. ओके, तो हमको क्या बोल रहा है, अगर डायरेक्शन का क्वेश्चन सबसे पहले नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ड्रॉ कर लेना है. फिर क्या बोल रहा है, अ मैन प्रोसीडिंग टू दी नॉर्थ की तरफ प्रोसीड कर रहा है. ओके, यहाँ पर से स्टार्ट किया हमने, तो मैन प्रोसीड कर रहा है प्रोसीडिंग टू दी नॉर्थ टर्न्स टू दी राइट. अब यहाँ पर से राइट क्या होगा इसका, इस साइड, और लेफ्ट होगा ये, तो वो राइट की तरफ मुड़ रहा है. ओके, आफ्टर सम टाइम, अब वो यहाँ पर पहुँच गया. आफ्टर सम टाइम ही टेक्स अ टर्न टू द लेफ्ट, तो अब यहाँ पर इसका राइट ये हो जाएगा, लेफ्ट ये हो जाएगा. ओके, तो अब वो लेफ्ट की तरफ मुड़ रहा है, बोल रहा है टर्न्स टू द लेफ्ट एंड अगेन टू द लेफ्ट. तो अभी तो फर्स्ट लेफ्ट लिया ना, अब उसके बाद ये राइट एंड ये लेफ्ट, अगेन लेफ्ट लिया, अगेन टू द लेफ्ट. अब यहाँ तक हो गया हमारा. देन ही गोज़ टू हिज राइट. अब यहाँ पर इसका ये राइट है एंड ये लेफ्ट है. अब बोला है कि राइट की तरफ मुड़ा है. ओके, अब यहाँ पर पहुँच गए हम. फिर बोला है कि एंड आफ्टर सम डिस्टेंस अगेन टर्न्स टुवर्ड्स हिज राइट. अब यहाँ पर इसका राइट ये एंड लेफ्ट ये, तो अब राइट की तरफ मुड़ा है बोला है इसने. तो अभी यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, टुवर्ड्स हिज राइट. द डायरेक्शन इन विच ही इज़ नाउ मूविंग इज़, तो किस डायरेक्शन में मुड़ रहा है, कौन सा डायरेक्शन में मुड़ रहा है, ईस्ट ही तो है ना ये. ओके, तो आंसर इज ईस्ट. देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन अ सर्टेन कोड चिल्ड्रन इज रिटन एज दिस, हाउ इज जियोमेट्री रिटन इन दैट कोड. तो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है. देख लेते हैं पहले. बी के बाद सी आ रहा है, ठीक है, जी के बाद एच, फिर एच के बाद आई, के के बाद एल, फिर ये ई के बाद डी तो नहीं आता, बट डी के बाद ई ज़रूर आता है. तो यहाँ पर से कोडिंग का पैटर्न चेंज हो रहा है.
डी के बाद ई, आर के बाद एस, ई के बाद एफ, एन के बाद ओ। ओके, तो ऐसा ऑप्शन हमको ढूंढना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो ऐसे वाला जाने वाला है ना, तो कौन सा, एफ के बाद जी आता है या एच के बाद जी आता है? ऑब्वियसली एफ में से ही आएगा, तो इन दोनों तो हट गए। अब आंसर हमारा इन दोनों में से ही होना है। ओके, तो अब ऑप्शंस को देखते हैं। एफ डी एन तो सेम ही है, तो इसको चेक करके क्या ही फ़ायदा। फिर यहाँ पर से चेंज हो रहा है, और हमको क्या पता है कि अगर ये कितना डिजिट था, 1 2 3 4 5 6 7 8 थे, तो फिर 4 के बाद पैटर्न चेंज हो रहा था। तो ये कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 4 के बाद पैटर्न चेंज होना चाहिए, है ना। तो डी के बाद यहाँ पे ई आया था, तो ई के बाद क्या आना चाहिए, एफ़ आना चाहिए। तो एफ़ कहाँ पे आ रहा है, 4 के बाद एफ़, ये आ गया आंसर। ओके, देन नेक्स्ट में देखते हैं। Sam tells his daughter 7 years ago, I was 7 times as old as you were then. तो साइमल्टेनियसली क्वेश्चन रीड करते हुए हम ड्रॉ करते जाएंगे। क्या बोल रहा है कि साम है वो अपनी डॉटर को बोल रहा है, तो ये साम है वो अपनी डॉटर को बोल रहा है कि 7 साल पहले। तो सबसे पहले तो अभी प्रेजेंट एज पहले ही मान लेते हैं, तो साम का मान लेते हैं कि एस प्रेजेंट एज है और उसकी डॉटर का प्रेजेंट एज डी है। ठीक है, अब 7 साल पीछे जाओ, तो 7 साल पीछे जाएंगे तो एस से 7 माइनस हो जाएगा। क्या बोल रहा है, 7 साल पहले, और डॉटर भी 7 साल पीछे जाएगी तो 7 ईयर माइनस हो जाएगा। फिर कंडीशन क्या बता रहा है कि 7 साल पहले जो साम है ये बोल रहा है कि आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर देन। उस टाइम तुम जितने साल की थी उसका 7 टाइम्स था, तो उस टाइम वो कितने साल की थी, डी माइनस 7 ईयर की। ठीक है, देन ऑल्सो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब आगे जा रहे हैं +3 ईयर, तो एस +3 एंड डॉटर भी तो 3 साल ऐड हो जाएगा इसके एज में, तो डी +3, राइट। आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी। तो तुम्हारे जो एज है होगी उस टाइम पे उसका 3 टाइम्स मैं हो जाऊंगा, ये बोल रहा है। ठीक है, तो हमको क्या पता करना है, साम का प्रेजेंट एज। तो एस की वैल्यू हमको निकालनी है क्योंकि एस ही हमने कंसिडर किया है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर 2 इक्वेशन है, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एस -7 7D -49। ठीक, यहाँ पर से हम एस -7D = ये 7 -49, एस -7D = -42। ठीक है, एंड ये वाला इक्वेशन है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर से क्या मिलेगा, एस +3 = 3D + 9, देन एस -3D = 9 - 3, दैट विल बी 6। तो 2 इक्वेशन आ गया हमारे पास, एस -7D = -42, देन एस -3D = 6। 2 इक्वेशन है, 2 अननोन है, सॉल्व करते हैं। ये माइनस कर देते हैं, प्लस माइनस, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में आएगा, 4D = -48। ठीक, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डी की वैल्यू 12 आ गई। बट हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, एस की निकालनी है, तो किसी भी एक इक्वेशन में रख देते हैं। तो एस -3D = 6 में रख लेते हैं। चलो, तो एस -3 × डी की वैल्यू 12, 6, एस -6, तो एस = यहाँ पर लिखते हैं, एस = 6 + 36, कितना आ जाएगा, सम करेंगे तो 42, तो एस की वैल्यू आ जाएगी 42। ठीक है, यहाँ पर एग्जामिनर को अगर थोड़ा और अच्छे से ऑप्शन बनाना होता ना, तो ऑप्शन में वो 12 भी रखता, लेकिन एकदम सिंपल ही आप आंसर पे आ सकते हो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 × 30, इन सब का सम क्या होगा पूरा। ओके, तो सब में 2 × 30 तो कॉमन दिख रहा है, कॉमन निकाल लेते हैं। तो कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा अंदर में, 1 2 3 4, 4 जगह से निकलेगा कॉमन। ओके, तो 2 × 30 और ये 4 हो जाएगा। 4 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2 × 2, और अगर ऐसा होगा तो फिर क्या हो जाएगा, पावर विल बी एडेड। ओके, ये वाला पता है, तो x + n 2 32, ये आंसर हो जाएगा। अभी यहाँ पर इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना है, जो x⁻m
n होता है, यहाँ पर पावर विल मल्टीप्लाई, ठीक है। बट यहाँ पर ये भी कंफ्यूज करने के लिए नहीं दिया है कि 2 पावर 60 दे देता, कहीं पर कंफ्यूज करने के लिए ट्रैप देने वाला ऑप्शन है ही नहीं कहीं पर। वरना अगर अच्छा क्वेश्चन पेपर मतलब बाकी रेस्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जनरली ट्रैप वाले ऑप्शंस हमेशा होते ही हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टुवर्ड्स विच डायरेक्शन इज क्यू फ्रॉम आर। ओके, क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्यू आर से किस डायरेक्शन में है। अभी हमको इन्फॉर्मेशन दिया नहीं है कि क्यू एंड आर क्या क्या है। तो इफ़ क्यू इज़ एग्जैक्टली टू द ईस्ट ऑफ एम, तो पहले डायरेक्शन के क्वेश्चन में डायरेक्शन सबसे पहले ड्रॉ कर लेना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि Q इज़ एग्जैक्टली टू द ईस्ट ऑफ M, तो Q है वो एग्जैक्टली ईस्ट में है M के। तो पहले तो M का नॉर्थ साउथ क्या है ये देख लेते हैं, थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करते हैं स्पेस, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ओके। तो M ले लेते हैं, इसका नॉर्थ ये है, साउथ ये है, साउथ ये है, ईस्ट ये है, वेस्ट ये है, ओके। तो M के एग्जैक्टली टू द ईस्ट ऑफ M यहाँ पर है Q, देन M इज़ एग्जैक्टली टू द साउथ ऑफ R, और M क्या है साउथ में है R के, तो R कोई और दूसरा पर्सन है, यहाँ पे उसका नॉर्थ, तो उसके साउथ की तरफ M है, ओके। तो अब क्वेश्चन क्या पूछा था, टुवर्ड्स विच डायरेक्शन इज़ Q फ्रॉम R। तो जो Q है यहाँ पर वो R से कौन से डायरेक्शन में है, तो R के लिए साउथ में तो M है, नॉर्थ में ये और ईस्ट ये एंड ये वेस्ट, ठीक है। तो ये साउथ, तो R से Q, R के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं Q कौन से डायरेक्शन में होगा, तो ये साउथ एंड ईस्ट इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो साउथ एंड ईस्ट विल बी द आंसर, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, बट ऐसे क्वेश्चंस को एग्ज़ाम हॉल में फर्स्ट राउंड में नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन होते हैं और इनमें हार्डली जो क्वेश्चन होते हैं एक दो ही क्वेश्चन है, तो उसके लिए इतना ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन पे जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है उस पर भी मार्क्स 2 मार्क्स ही मिलने वाले हैं एंड ईजी क्वेश्चन पे भी 2 मार्क्स ही मिलने वाला है। तो हमको प्रेफर यही करना है कि जिससे हमारा टाइम बचे वो वाले क्वेश्चन को पहले राउंड में सॉल्व कर लेना है, और अगर उसके बाद जब लग रहा है कि पूरा ही सॉल्व हो गया, एकदम 99 के 99 निकल लिया और 100वें नंबर पे ये है, तब जाके ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अदरवाइज़ इन क्वेश्चन को छोड़ के रखना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग वाले होते हैं, ये इजी क्वेश्चन पहले कर लेना है। तो ये दोनों तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, छोड़ के आगे बढ़ना है सीधा। फिर ये लैंग्वेज का क्वेश्चन है, देख लेते हैं। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ बॉडी लैंग्वेज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। बोल रहा है कि फॉर्म है बॉडी लैंग्वेज का, ओके, और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कम्युनिकेशन प्रोसेस का भी। तो स्पीच बॉडी लैंग्वेज का पार्ट है क्या, स्पीच तो सीधा कम्युनिकेशन का ही पार्ट है ना। आई कॉन्टैक्ट, यस, आई कॉन्टैक्ट बॉडी लैंग्वेज का पार्ट है। सेलेक्टिविटी क्या ही है, चयनता तो नहीं होगा, तो आई कॉन्टैक्ट हमारा आंसर तो आई गया, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन अ क्लास ऑफ 78 स्टूडेंट, ओके, 41 आर टेकिंग फ्रेंच, ठीक, 22 जर्मन, एंड ऑफ द स्टूडेंट्स टेकिंग फ्रेंच और जर्मन 9 आर टेकिंग बोथ कोर्सेज। तो इनमें से 9 ऐसे हैं, 41 कौन से थे, फ्रेंच वाले थे, 22 थे जर्मन वाले थे, एंड 9 ऐसे थे जो फ्रेंच और जर्मन दोनों में से कोई भी करने वाले थे, ओके। देन हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर नॉट इनरोल्ड इन ईदर कोर्स, कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कोई कोर्स नहीं लिया। तो ऐसे में क्या करना है, वेन डायग्राम बनाना है, और जो ओवरलैप वाला पार्ट है उसकी वैल्यू हमको कितनी दे दी है, 9 दे दी है। अगर मैं ये फ्रेंच मानूँ और ये जर्मन वाला सर्कल मानूँ, तो फ्रेंच में से 41 में से ओवरलैप वाले को माइनस करना है, तो -9, तो कितना आ जाएगा ये 32, एंड जर्मन वाले में 22 - 9 ये 13। तो अब कितने लोगों ने कोई एक ना एक कोर्स तो लिया ही है, कितने लोग हो गए ऐसे, 32 + 9 + 13,
तो 54 है जिन्होंने कोर्स लिया है, तो 78 टोटल थे, इनमें से 54 ऐसे जिन्होंने कोई ना कोई कोर्स लिया ही है, तो ये 4 और ये 24 आंसर आ गया। नेक्स्ट, इन अ क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट्स, ठीक है 45 टोटल स्टूडेंट्स हैं, आदित्य है उसका रैंक 12 है फ्रॉम द टॉप। तो टॉप से अगर हम रैंकिंग देख रहे हैं तो जो 12th रैंक है वहाँ पर आदित्य है। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट रैंक वाला होगा और ऐसे करते करते 45th रैंक पे भी कोई होगा, तो उसका रैंक बॉटम से कितना है। ओके, टोटल 45 स्टूडेंट है, आदित्य से पहले कितने स्टूडेंट हैं 11। हमको इसका रैंक निकालना है नीचे से, तो आदित्य से पहले कितने पर्सन्स हैं 11 पर्सन्स हैं, तो 45 माइनस 11, तो ये 4 एंड ये 3, तो नीचे से अगर हम काउंट करें तो इसका रैंक 34th हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे बस एक ट्रैक ध्यान में रखना है कि जब हम माइनस कर रहे हैं आउट ऑफ 45 तो रैंक माइनस नहीं करनी होती है, क्योंकि ये नंबर ऑफ़ पर्सन्स थे ना, तो उससे आप रैंक कैसे माइनस कर देते हो, नहीं कर सकते ना, क्योंकि यूनिट अलग अलग है ना। जैसे हम यूनिट मीटर में देखते हैं, वैसे यहाँ पर भी 45 अगर पर्सन है तो हम पर्सन ही माइनस करेंगे। आदित्य से पहले कितने पर्सन्स थे 11 पर्सन्स थे। ओके, तब जाके हमारा आ जाएगा कि आदित्य का रैंक नीचे से कितना होगा। यहाँ पर अगर कोई भी गलती से 45 माइनस 12 कर देता है तो उसके लिए आंसर रेडी है यहाँ पे 35, तो ऐसा नहीं करना है। ओके, ध्यान से करना है रैंकिंग वाले क्वेश्चन को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग 3 डिजिट नंबर्स 574, 658 एंड अदर। इफ़ 1 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट डिजिट ऑफ इच नंबर, तो 1 सब्ट्रैक्ट करना है फर्स्ट डिजिट ऑफ इच नंबर, तो फर्स्ट डिजिट 4, 8, 1, 5, 7, तो सबसे 1 माइनस कर देते हैं, तो 570, 650, 570 की बोली में 1 ही माइनस करना है, 573, 657, 820, 944, 246, राइट। देन हाउ मैनी नंबर्स thus formed will be divisible by 3। तो डिविजिबिलिटी रूल 3 का क्या बोलता है कि जो सम है डिजिट्स का दैट शुड बी डिविजिबल बाई 3, राइट। तो सम कर लेते हैं इसको, तो 7, 8, 9, 10, 5, 15, तो 15 है, क्या वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। फिर ये 6, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 क्या 3 से डिवाइड हो जाएगा, हाँ। ये 10 आएगा, डिजिट्स का सम कर रहे हैं, ठीक है, तो ये डिवाइड होगा क्या, नहीं हो पाएगा। फिर 9, ये 10, 13, 14, 15, 16, 17, 3 से डिवाइड होगा क्या, नहीं। 6, 4, 10, 12, 3, 4, 12 हो जाएगा। तो कितने ऐसे नंबर निकले, 1, 2, 3, तो 3, ठीक। नेक्स्ट क्या है, 2 टैंकर्स कंटेन 850 लीटर एंड 680 लीटर, 850 लीटर एंड 680 लीटर of petrol respectively. What is the maximum capacity बोला of a container which can measure the petrol of either tanker in exact number of times। तो ऐसा कौन सा मैक्सिमम कैपेसिटी का मैं कंटेनर लूँ जो मेज़र कर सके पेट्रोल दोनों का ही, ठीक है, वो भी एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में। हमको क्वेश्चन में ही पता चल रहा है कि मैक्सिमम कैपेसिटी बोल रहा है, तो क्या निकालना है हमको, HCF निकालना है। तो HCF कैसे निकालते हैं, तो 2 चौका 8, 2 दूनी 4 और ये 2 पंचे 10, 2 दिया 6, 2 चौका 8, ये फिर और 2 दूनी 4, ये तो 2 से अभी नहीं जाएगा, 5 से करना पड़ेगा, 5, 8, 40, 5, 5, 25, ये 5, 6 के 30, 5, 8, 40, और किससे जाएगा, अब 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं। अगर अब यहाँ पर से अगर थोड़ा उलझ रहे हैं तो फिर एक का पहले निकाल के देख लेते हैं, फिर उसको दूसरे वाले में चेक कर लेंगे, राइट। तो 68 को करके देख लेते हैं, 2 दिया 6, 2 चौक 8, फिर ये 2 एकम 2, 2 7 14, तो 17 को एक बार ट्राई करके देख लेते हैं, क्योंकि 2 से तो दोनों नहीं जा रहा है, तो 4 से भी ये नहीं जाएगा, ये तो दिख ही रहा है। तो 17 से चेक करके देख लेते हैं, क्योंकि 17 एक प्राइम नंबर है, तो 17 से
17×5 = 68। ओके, तो अब इसके बाद तो ये नहीं जाएगा। ओके, तो क्या निकला HCF 5 दूनी 10 और ये 17, 170। सो 170 विल बी द आंसर। ओके, HCF ही निकालना था, इनडायरेक्टली वो HCF ही पूछ रहा है। ओके, मैक्सिमम कैपेसिटी बोला भी था, है ना, और HCF में हम यही तो निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, 500 वर्कर्स कैन फिनिश अ वर्क इन 8 days। ओके, देन हाउ मैनी वर्कर्स विल फिनिश द सेम वर्क फॉर 5 days। तो कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क है, ओके, जिसको 500 वर्कर्स कर रहे हैं 8 days में, और इसी वर्क को कितने वर्कर करेंगे। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे कितने वर्कर लग रहे हैं W1, और वो 5 दिन में, तो क्या हो जाएगा 500 × 8, W1 5 से ये डिवाइड करेंगे 100, तो ये W1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 800। तो 800 वर्कर विल डू द सेम वर्क इन 5 days। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी। प्रेसिडेंट कंट्री, तो प्रेसिडेंट कंट्री के, तो स्टेट के लिए क्या होगा, क्या होगा, CM होगा क्या। प्रेसिडेंट है वो क्या होता है, इलेक्टेड होते हैं, नहीं, हेड ऑफ कंट्री होते हैं। तो हेड ऑफ स्टेट में कौन होता है, गवर्नर होंगे ना, क्योंकि अगर यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर लिखते हैं तो उनके काउंटर पार्ट होते CM, लेकिन प्रेसिडेंट है तो उनके काउंटर पार्ट में कौन होगा, गवर्नर। तो गवर्नर विल बी द आंसर। देन नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि फॉलोइंग दी, ओके, तो ये वाला क्वेश्चन अगेन एग्ज़ाम हॉल में छोड़ना है, फर्स्ट राउंड में तो छोड़ के ही आगे बढ़ना है, टाइम बचा तो वापस आना है। ओके, फिर उससे रिलेटेड ये फॉलोअप क्वेश्चन कितने हैं, ये 1 2 3, ओके, 3 क्वेश्चन है, तो इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना उसमें। जो क्वेश्चन ज़्यादा दिमाग ख़राब करे ना उसको छोड़ के आगे बढ़ना है। 1-2 मिनट के अंदर जो क्वेश्चन बन जाए वो जल्दी जल्दी सॉल्व करते हुए कट ऑफ पहले क्लियर करना है, उसके बाद मार्क्स इंक्रीज करना है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ सम ऑफ 2000 इज इन्वेस्टेड एट 7% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर। तो 2000 रुपीज़ है वो इन्वेस्ट किया गया है 7% सिंपल इंटरेस्ट में हर साल। ओके, कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ इच ईयर, व्हाट विल बी द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 20th ईयर। तो ये 1 साल के लिए था तो 1 से मल्टीप्लाई किए थे, 20 ईयर के लिए रहेगा तो 1 की जगह 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आएगा 2800। ओके, शुरू होने से पहले ये क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अबाउट लिसनिंग। लिसनिंग के बारे में क्या सही नहीं है। वी लिसन टू लर्न, तो अगर लर्न करने के लिए नहीं सीखेंगे तो क्या करेंगे, तो ये तो होना चाहिए कि हम सुनते इसलिए हैं कि हम कोई चीज़ लर्न कर सकें। वी लिसन टू बिल्ड एंड मेंटेन रिलेशनशिप, हाँ, लिसन इसलिए भी करता है। देन वी लिसन टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, येस। लिसनिंग हैपन्स ओनली व्हेन यू डोंट रिस्पॉन्ड, नहीं, ऐसा तो नहीं है कि लिसनिंग तभी ही होगी जब हम रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, क्योंकि हम रिस्पॉन्ड नॉडिंग आवर हेड ऐसा भी कर सकते हैं ना, नॉड करते रहते हैं कि हाँ, तो ये भी तो एक काइंड ऑफ रिस्पॉन्ड ही है। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि लिसनिंग नहीं हो रही है, लिसनिंग तो अभी भी हो रही है। तो डी विल बी द आंसर कि ये तो नहीं है ट्रू लिसनिंग के बारे में। ओके, देन नेक्स्ट क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 10 फ्रॉम 10 to 190 बोथ आर इंक्लूसिव, मतलब कि दोनों को भी लेना होगा हमको। ओके, एवरेज निकालना है हमको, जितने भी मल्टीपल होंगे 10 के, तो 10 के मल्टीपल क्या होंगे, 10 20 30 40 अप टू 190 बोला है। तो इसको सॉल्व करने के 2 मेथड हो सकते हैं। एक तो हमको दिख रहा है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज़ है, तो जिसका फर्स्ट टर्म 10 है, डिफरेंस कितना है 20 माइनस 10 दैट इज़ 10। ओके, तो अब हमको सम क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज सबका निकालना है, सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स।
अब यहाँ पे कितने टोटल नंबर है ये तो हमको नहीं पता, क्योंकि हमने तो पूरा नहीं लिखा है, तो हमको ये भी निकालना है। एंड सम क्या होगा, जितने भी नंबर होंगे वो निकालना है। ओके, तो सबसे पहले टोटल नंबर कितने हैं ये देख लेते हैं। लास्ट टर्म हमको पता है, तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1d। nth टर्म हमको पता है 190 है, a हमको पता है 10 है, n माइनस 1 n तो पता ही नहीं है हमको, d पता है हाँ 10। तो यहाँ पर से n निकल के आ जाएगा 190 इक्वल्स टू 10 प्लस 10n माइनस 10, 10 प्लस माइनस कैंसिल आउट, 190 इक्वल्स टू 10n, तो 190 डिवाइडेड बाई 10, तो n की वैल्यू क्या आ गई 19। तो टोटल 19 टर्म्स हैं, तो ये तो आ गया हमारा 19। सम निकालते हैं, तो सम का क्या फॉर्मूला है, सम ऑफ दिस 19 टर्म्स क्या आ जाएगा, n डिवाइडेड बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1d। ओके, n 19 डिवाइडेड बाई 2, 2a तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस n माइनस 1, तो 19 है n की वैल्यू माइनस 1, d की वैल्यू 10, ये 19 डिवाइडेड बाई 2, ये 20 प्लस 90 माइनस 1 18 और मल्टीप्लाइड बाई 10, तो 19 2 ये 20 प्लस 180, 180 प्लस 20 200, 200 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो 100, देन ये 1900। ओके, तो ये आ गया सम, तो सम की वैल्यू 1900। तो अब इसको बस सॉल्व कर लेना है, आ गया हमारा आंसर 100। ओके, दिस वॉज मैथड 1। ओके, अगर ये सही नहीं लग रहा है तो फिर मैथड 2 से कर लेते हैं कि एवरेज हमको निकालना है ऑल दी मल्टीपल्स ऑफ 10 की फ्रॉम 10 टू 190। तो 10 20 10 के मल्टीपल लिख रहे हैं, ठीक है, टिल 190। ये थोड़ा लंबा हो जाएगा पर कर लेते हैं, चलो 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190। कितने टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 है। एवरेज निकालना है हमको इन सारे नंबर का, तो सम तो नहीं पता है, अभी निकालने वाले हैं सम, ये 19। ओके, तो अगर मैं यहाँ पर से सम करूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक का, तो इसका सम कर लेते हैं। सिंपली सम भी कर सकते हैं, देखते हैं सिंपली करके देखते हैं। तो ये 90 प्लस 10 100, फिर ये 100 200, तो ये 200 हो गया, फिर ये 300, फिर ये 400 500, ठीक है, तो 500 अब तक हो गया है, फिर ये 100 200 300 400 500 600 700 800 900, तो ये वाला कैलकुलेट हो गया। उसके बाद फिर क्या, अभी भी इधर का 90 बचा हुआ है, तो ये 90 एंड ये 10 100, तो ये 100, फिर ये 200, फिर ये 300 400 और ये 500, कितना आ गया 1900, इससे भी आ गया। ओके, जो भी इजी लगे, आंसर तो अपना आ गया है 100। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इट इज़ स्टडी ऑफ बॉडी लैंग्वेज। ये स्टडी है बॉडी लैंग्वेज की, यूज्ड फॉर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के लिए, मतलब कि जिसमें आप वर्बली मुंह से कुछ बोल नहीं रहे हो, नॉन वर्बल है। ओके, हैप्टिक्स, प्रॉक्सिमिक्स, काइनेक्सिक्स, नन ऑफ द अबो। नन ऑफ द अबो तो होता नहीं है जनरली आंसर, वरना इतना मेहनत करेगा ही क्यों एग्जामिनर ऑप्शंस बनाने में। अब देखते हैं हैप्टिक्स। हैप्टिक्स के बारे में, स्पर्श संप्रेषण, तो ये क्या कुछ बॉडी लैंग्वेज टाइप लग रहा है इस नाम से, स्पर्श बोल रहा है, संप्रेषण बोल रहा है, ये तो नहीं लग रहा है। और बाकी क्या बोल रहे हैं कि इट इज़ स्टडी ऑफ बॉडी लैंग्वेज को स्टडी किया जाता है, ठीक है। तो बॉडी लैंग्वेज है मतलब कि मूव करना होगा बॉडी को, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज में हम क्या जनरली पढ़ते हैं, आई कांटेक्ट देखते हैं, गेस्चर्स देखते हैं, मतलब हैंड मूवमेंट, फिट मूवमेंट, फुट मूवमेंट, ये सब। तो
क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए, काइनेटिक्स गतिकी, क्योंकि इसी में मूवमेंट का स्कोप लग रहा है। तो ऐसे भी हमको अगर नहीं पता है तो हम ऐसे रिड्यूस करके आंसर पे आ सकते हैं। ओके, इसको बोलते हैं इंटेलिजेंट केस। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चूज़ अ सिमिलर वर्ड चूज़ करना है। सितार तो गिटार। ओके, तो तानपुरा का सिमिलर वर्ड क्या होना चाहिए, ट्रम्पेट, वायलिन, हारमोनियम, मृदंगा। ओके, अभी अगर कोई आइडिया नहीं है तो भी हम थोड़ा ट्राई करेंगे कि क्या हम आंसर तक पहुंच पा रहे हैं या नहीं। ओके, तो ट्रम्पेट तुरही तानपुरा अगर ना किसी कहीं पर भी देखा हो या फिर किसी सीरियल में देखा हो, जैसे मैंने एक सीरियल में देखा था जहाँ पे जो कोकिला है ना वो तानपुरा प्ले करती रहती है, तो वहाँ वो समवट लाइक गिटार टाइप का, मुझे तो गिटार टाइप नहीं, गिटार तो नहीं बोलना चाहिए, थोड़ा सा ऐसा कुछ रहता है और उसमें ऐसे वायरिंग रहता है। तो मुझे ये पता था कि ऐसा तानपुर ऐसा कुछ होता है जिसमें ऐसे वायरिंग रहती है। तो ट्रम्पेट में ऐसा वायरिंग नहीं हो सकती है, वो तुर ही बोल रहा है, मतलब मुझे नहीं लगता इसमें होना चाहिए वायरिंग वगैरह, क्योंकि वो तो साउंड जो मुंह के साउंड से ही बजता है ट्रम्पेट। फिर वायलिन का मुझे पता था कि वो जो तकदीर मूवी में जो लड़की रहती है ना, एक्टर जो होती है, वो क्लासेस वायलिन की लेते रहती है और वो लास्ट जो सीन है मूवी का उसमें भी वो वायलिन प्ले करते रहते हैं। तो वायलिन का अंदाज़ा था मुझे कि इसमें वायरिंग वगैरह ऐसा होती है। ठीक है, हारमोनियम तो मैंने देखा ही है, वो तो ऐसा टेबल टाइप का रहता है, उसमें ऐसे रहता है, तो इधर तो वायरिंग का चांस ही नहीं है। ठीक है, देन मृदंग इज समवट लाइक ड्रम, तो ये तो तबला के आसपास का है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। तो अगर ट्रम्पेट के बारे में नहीं भी बताया तो फिर अगर आंसर मतलब दो ऑप्शन पे रिड्यूस हो चुके हैं तो इन दोनों में से मार देना चाहिए कुछ भी। ओके, और इसमें भी उस पर ज़्यादा जाना चाहिए कि जिसमें आपकी गट फीलिंग आ रही है कि ये ही होना चाहिए, क्योंकि वायलिन इज़ समवट वेरी क्लोज टू दी तानपुरा, ऐसा फील हो रहा है। तो ठीक है, देन गो विद द वायलिन एंड गो अहेड, क्योंकि इतना रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। वैसे भी 0.33 मार्क्स से करने वाले हैं ना, इतना ज़्यादा है भी नहीं, और ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर बहुत ईजी है। देन ऑन विच डे ऑफ वीक डिड मोहन विजिट बैंगलोर, कौन से डे ऑफ वीक पे मोहन ने विजिट किया बैंगलोर, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2। तो ऐसे को कैसे सॉल्व करते हैं, अच्छा ये स्टेटमेंट वाला नहीं है, सिंपली ये दिया हुआ है। ओके, सो ऑन विच डे ऑफ वीक, कौन से डे वीक के कौन से डे में मोहन ने बैंगलोर को विजिट किया था। पहले स्टेटमेंट बोल रहा है कि मोहन टुक लीव ऑन वेडनेसडे, तो सबसे पहले इसके लिए वीक लिख लो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, देन फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ओके, तो मोहन ने लीव कब लिया है, वेंसडे को मोहन ने लीव लिया है। फिर मोहन विजिटेड हिज ब्रदर ऑन फ्राइडे को अपने ब्रदर के घर विजिट किया, और द प्रीवियस डे ऑफ हिज विजिट टू बैंगलोर, और यही उसका प्रीवियस डे था बैंगलोर जाने से पहले। प्रीवियस डे मतलब उससे पहले, जिस दिन जाने वाला था उससे एक दिन पहले अपने भाई के घर गया था, मतलब सैटरडे को वो कब मोहन विजिट करेगा बैंगलोर को। ठीक है, तो आंसर इज सैटरडे। ठीक है, सिंपली अगर ऐसा लिख लेना तो बहुत जल्दी ईजिली सॉल्व हो जाता है, और जो पिक्टोग्राफिक मेमोरी है, सॉरी इमेजिन करना है, वो रिलेटिवली बहुत इजी हो जाता है सॉल्व करने के लिए। फिर यहाँ पर बोल रहा है कि रीड बोथ दी स्टेटमेंट्स एंड चूज़ दी मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ओके, तो ये वाला वही क्वेश्चन है कि कैसे इसमें सॉल्व करते हैं, कि ऑप्शंस देखना एक बार, द डेटा इधर 1 अलोन और अलोन 2 इज सफिशिएंट। ओके, तो इसमें कैसा करना रहता है, ये जो क्वेश्चन है इसको, और ये स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करना है, फिर स्टेटमेंट 1 के बेसिस पे क्या हम क्वेश्चन का आंसर कर पा रहे हैं या नहीं, सिर्फ स्टेटमेंट 1 की इन्फॉर्मेशन यूज़ करते हुए ये देखना होता है। फिर अगर हाँ तो उसके बाद फिर ऑप्शन में देखते हैं कि क्या हो पा रहा है या नहीं। फिर उसके बाद फिर स्टेटमेंट 2 को देखते हैं कि क्या, अब यहाँ पर स्टेटमेंट 1 का इन्फॉर्मेशन यूज़ नहीं करना है। ठीक है, स्टेटमेंट 2 को एकदम सेपरेट ट्रीट करना है, और उसके इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे क्या हम क्वेश्चन को आंसर कर पा रहे हैं या नहीं ये देखना है। पर अगर फिर भी आंसर नहीं हो पा रहा है सिर्फ स्टेटमेंट 2 की इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे, फिर स्टेटमेंट 1 की इन्फॉर्मेशन एंड स्टेटमेंट 2 की इन्फॉर्मेशन, इन दोनों को कंबाइन करके हम देखेंगे कि क्या
क्वेश्चन का आंसर हो पा रहा है या नहीं। और अगर इससे भी नहीं हो पा रहा है तो ऑप्शन डी, इसमें तो है ही नहीं ऑप्शन, लेकिन देखेंगे कि अगर इससे भी नहीं हो पा रहा है तो कौन सा आंसर होगा। ओके, तो इसको सॉल्व करके बताती हूँ मैं कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमको, इन विच मंथ ऑफ द ईयर, किस मंथ में, साल के कौन से मंथ में डिड राहुल गो अब्रॉड फॉर अ वैकेशन में गया था कौन से मंथ में। तो एकदम डेफिनेट आंसर होना चाहिए हमारा कि कौन सा मंथ था, जुलाई था, अगस्त था, सितंबर था। ओके, स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है, राहुल करेक्टली रिमेंबर्स दैट ही वेंट फॉर अ वैकेशन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर। तो राहुल को ये तो याद है कि वो फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में गया है। तो फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर कब से कब तक हो जाएगा, जनवरी से लेकर जून तक का फर्स्ट हाफ तो यही होगा ना, 12 मंथ है। तो क्या मैं इसके बेसिस पे आंसर कर पाई कौन सा मंथ था? नहीं भाई, जनवरी भी हो सकता है, फरवरी भी हो सकता है, मार्च भी हो सकता है, अप्रैल भी हो सकता है, जून भी हो सकता है। तो 6 ऑप्शन है, तो मैं स्टेटमेंट 1 के बेसिस पे तो आंसर नहीं कर पा रही हूँ। ओके, अब कौन सा ऑप्शन होगा, द डेटा इधर इन 1 अलोन और अलोन 2 आर और सफिशिएंट बोल रहा है। तो नहीं, स्टेटमेंट 1 है उसका डेटा तो सफिशिएंट नहीं है हमारे पास, तो ये आंसर तो नहीं हो सकता। देन द डेटा इन बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर नेसेसरी। तो अभी स्टेटमेंट 2 अभी हमने नहीं देखा है। द डेटा इन स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट। क्या स्टेटमेंट 1 का डेटा सफिशिएंट था? नहीं। तो फिर द डेटा इन स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट। तो अभी तो हम स्टेटमेंट 2 देखते हैं। चलो, स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है कि राहुल का जो बेटा है वो करेक्टली रिमेंबर करता है कि दैट ही वेंट आफ्टर 31 मार्च, कि 31 मार्च के बाद गया है। ओके, और 1 मई के पहले गया है। तो 1 मई के पहले 31 मार्च के बाद तो अप्रैल का ही मंथ आता है। तो अप्रैल में ही वो गया है, वो मंथ जहाँ पर राहुल अब्रॉड गया है। तो हम क्या स्टेटमेंट 2 के बेसिस पे आंसर कर पाए कौन सा मंथ था? तो हाँ, लेकिन क्या हमने यहाँ पे स्टेटमेंट यूज़ किया क्या स्टेटमेंट 1 का? नहीं। तो स्टेटमेंट 2 अलोन सफिशिएंट है आंसर करने को। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, द डेटा इन स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द आंसर। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ़ द फर्स्ट एंड थर्ड लेटर्स इन अ वर्ड। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड वर्ड को इंटरचेंज करने के लिए बोल रहा है। तो पहले हम कितने वर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, यहाँ पे नंबरिंग भी कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हमको कौन कौन सा को इंटरचेंज करना है, फर्स्ट एंड थर्ड, ऑल्सो फोर्थ एंड सिक्स एंड सेवन्थ एंड नाइन्थ। Which of the following would be the 7th letter from left? ओके, तो पहले इंटरचेंज कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, फर्स्ट एंड थर्ड को इंटरचेंज करना है। तो फर्स्ट पे क्या है, एन है, एंड थर्ड पे क्या है, सी है। इसको इंटरचेंज करो तो सी आ जाएगा फर्स्ट पे, एन आ जाएगा थर्ड पे। फिर 4 एंड 6, तो 4 पे क्या है, ई है, 6 पे क्या है, एस है। तो अब 4 पे क्या आ जाएगा, एस, एंड 6 पे आ जाएगा ई। देन 7th एंड 9th, तो 7th पे क्या है, ए, 9th पे है वाई। तो अब 7th पे वाई आ जाएगा, 7th पे वाई लिख देते हैं, एंड 9th पे ए। ठीक है, अब हमको बताना है कि 7th लेटर क्या होगा फ्रॉम लेफ़्ट। तो यहाँ पर राइट, ये लेफ़्ट। अब लेफ़्ट से 7th बताना है, लेफ़्ट से देखते हुए 7th नंबर कौन है, ये रहा वाई। वाई विल बी द आंसर। ओके, तो जितने अच्छे से लिखेंगे ना उतना ईजिली बिना कन्फ्यूज़न के एक बार में ही आंसर आ जाएगा। ओके, लिखना एकदम सही से और क्लियर। ओके, देन नेक्स्ट क्या है, इट मेक्स अ पर्सन हैप्पियर, helps build and maintain relationships and increase one's chances of success। ओके, क्या क्या बोला है कि पर्सन को हैप्पी करता है ज़्यादा, और रिलेशनशिप मेंटेन करने में हेल्प करता है,
इंक्रीज़ करता है उस पर्सन का सक्सेस का चांसेस। तो फिज़िकल हेल्थ अच्छे होने से क्या वो हैप्पी होगा? हाँ, हो सकता है कि हेल्थ अच्छा तो हैप्पी हो, बट फिज़िकल हेल्थ अच्छे होने से रिलेशनशिप अच्छा नहीं हो सकता है, ज़रूरी नहीं है ये। ओके, डेफिनेटली हम ये नहीं बोल सकते। ओके, क्या पता वो इंट्रोवर्ट हो, फिर कैसे रिलेशनशिप अच्छा रखेगा। एंड चांसेस ऑफ सक्सेस, ऐसा तो नहीं है कि फिज़िकल हेल्थ आपकी हो गई अच्छी तो चांसेस, हाँ ये बोल सकते हैं कि चांसेस ऑफ सक्सेस थोड़ा इंक्रीज तो हो जाएगा। पॉजिटिव एटीट्यूड से हाँ हैप्पी भी हो रहते हैं, और जिनका एटीट्यूड पॉजिटिव होता है तो रिलेशनशिप भी बहुत अच्छे मेंटेन होता है कि जो अदर पीपल है वो अट्रैक्ट होते हैं ऐसे एटीट्यूड वाले की तरफ। मेंटल हेल्थ होने से भी क्या होगा? पर्सन हैप्पी होगा, हाँ क्योंकि मेंटली वो खुश है। बट मेंटल हेल्थ अच्छा होने से रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड का होना बहुत ज़रूरी है। तो पॉजिटिव एटीट्यूड विल बी द आंसर, क्योंकि ये दोनों है वो सेकंड क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहे हैं ना, तीनों क्राइटेरिया फुलफिल होनी चाहिए। और यहाँ पर ये भी है कि मेंटल हेल्थ से ज़रूरी तो नहीं है कि आपको सक्सेस मिल ही जाएगी, है ना। अभी भी आपका मेंटल हेल्थ कहाँ है, कुछ बुरा है, तो क्या अभी सक्सेस मिल गई है क्या? अब यहाँ पर ये भी डिपेंड करता है ना कि हाउ यू विल डिफाइन सक्सेस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 पर्सन इज़ 9:7। तो इनकम का रेशियो दे दिया है हमको 9:7, तो 9:7। देन रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर के रेशियो 4:3। तो ये पर्सन 1 ये पर्सन 2 का है। ओके, देन दोनों के दोनों मैनेज कर पा रहे हैं सेविंग 2000 रुपीज़ पर मंथ। तो सेविंग दोनों की ही कितनी है? 2000 रुपीज़ इसकी है, 2000 रुपीज़ इसकी है। ठीक है, दोनों मैनेज कर पा रहे हैं 2000 रुपीज़ सेव करने का। फाइंड देयर मंथली इनकम। तो उनका मंथली इनकम क्या है? ठीक है, तो रेशियो है उसको पहले कन्वर्ट करके लिख लेते हैं। तो ये कोई कोफिशिएंट इंट्रोड्यूस करके, तो 9x ये 7x। ठीक है, पर्सन P1 ये P2, ये 4y एंड ये 3y। ओके, और ये 2000 दोनों की ही सेविंग्स है। तो पर्सन 1 के लिए अगर मैं इक्वेशन बनाऊँ तो 9x विल बी हिज इनकम। तो इसको पहले तो ये कर लेते हैं कि हमको ये तो पता है ना कि जो भी इनकम मिल रही है किसी भी इंडिविजुअल को, उससे वो कुछ पैसे खर्च करेगा, दैट विल बी काउंटेड एज एक्सपेंडिचर, और कुछ उसकी सेविंग्स होगी जो कि हमको पता है। तो पर्सन P1 है उसके लिए क्या हो जाएगा? इनकम कितनी है पर्सन P1 की? 9x है। एक्सपेंडिचर कितना है? 4y है, प्लस सेविंग कितना है? 2000 है। दूसरे पर्सन के लिए इनकम कितना है? 7x एंड एक्सपेंडिचर 3y प्लस उसकी सेविंग्स। ओके, अब इसको दो इक्वेशन है, दो अननोन है, सॉल्व करते हैं। तो माइनस कर लेते हैं, चलो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2x और ये y, तो y इज इक्वल्स टू 2x आ गया हमारा। अब ये इसको किसी भी एक इक्वेशन में रख लेते हैं, तो 7x इज इक्वल्स टू 3y की जगह 2x प्लस 2000, तो 7x इज इक्वल्स टू 6x प्लस 2000, ये x इज इक्वल्स टू 2000। तो x की वैल्यू 2000 आ गई, मतलब x ये है ना। तो अब हमको क्या निकालना है? इनकम निकालना है दोनों का। तो यहाँ पर 2000 x की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर x की वैल्यू 2000 रखोगे तो कितना आएगा? 9 दूनी 18, तो 18,000, और यहाँ पर 2000 रखेंगे तो 7 दूनी 14, तो 18 एंड 14,000 विल बी द आंसर। ओके, फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है? चूज द ऑड वन आउट। तो ऑड कौन सा है उसको चूज़ करना है। कैरेट, पोटैटो, बीट रूट, कुकुम्बर। कैरेट क्या है? रूट है, ज़मीन के अंदर रहता है। पोटैटो है वो भी ज़मीन के अंदर, बीट रूट भी ज़मीन के अंदर, कुकुम्बर तो नहीं रहता, तो कुकुम्बर है वो ऑड वन है। फिर A इज़ रिचर देन B, देन C इज़ रिचर देन A, फिर D इज़ रिचर देन C, देन E रिचेस्ट है। ओके, इफ़ दे आर मेड टू सिट इन द अबव डिग्री ऑफ रिचनेस, मतलब कि जो सबसे ज़्यादा रिच है उसकी डिग्री में अगर हम उनको सेट करवाएं तो हु विल बी इन द मिडिल। तो इसको हम देख लेते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर कौन है?
डी है वो सी से ज़्यादा रिच है। ओके, फिर यहाँ पर सी है वो ए से ज़्यादा रिच है। ओके, फिर ए एंड बी में देखें तो ए ज़्यादा रिच है बी से, और ई तो रिचेस्ट है, तो यहाँ पे आएगा वो। तो मिडिल में कौन आया? सी आया। सी विल बी द आंसर। फिर ओके, अब रिलेशन वाला दिया हुआ है, तो स्वीटी, रमेश एंड शिवेंद्र। स्वीटी, रमेश एंड शिवेंद्र, ये किनके चिल्ड्रन हैं? मिस्टर एंड मिसेस अग्निहोत्री। तो यहाँ पर कोई मिस्टर एंड मिसेस अग्निहोत्री है, इनके ये 3 चिल्ड्रन हैं। फिर रीमा, राजू एंड सुनील। रीमा, राजू एंड सुनील, ये मिस्टर एंड मिसेस कारकेरा के चिल्ड्रन हैं। ओके, तो ये इन तीनों इनके चिल्ड्रन हैं। फिर क्या बोल रहा है? ओके, फिर सुनील एंड स्वीटी आर मैरिड। सुनील कहाँ है? तो ये सुनील एंड स्वीटी इन दोनों मैरिड हैं एंड हैव 2 चिल्ड्रन, अमर एंड सोनू। इन दोनों के 2 चिल्ड्रन कौन है? अमर एंड सोनू। ओके, फिर गीतिका एंड राहुल आर चिल्ड्रन ऑफ मिस्टर एंड मिसेस अमीन। तो गीतिका एंड यहाँ पर कौन है? राहुल। ये दोनों चिल्ड्रन हैं किसके? मिस्टर एंड मिसेस अमीन। फिर गीतिका इज़ मैरिड टू शिवेंद्र। यहाँ पे जो गीतिका है और ये शिवेंद्र, इन दोनों मैरिड है एंड हैज़ 3 चिल्ड्रन। क्या का नाम है? प्रथुल, प्रतीक्षा एंड प्रतीक। ओके, तो हमको बताना है कि हाउ इज़ रामेश रिलेटेड टू प्रतीक। तो रामेश कैसे रिलेटेड है प्रतीक से? रामेश कहाँ पर है? ये, और ये प्रतीक है, इससे कैसे रिलेटेड है? तो प्रतीक है वो इन दोनों का बेटा है, शिवेंद्र एंड गीतिका, एंड जो शिवेंद्र है वो रमेश का क्या है? ब्रदर है। ठीक है, तो ये जो प्रतीक है वो शिवेंद्र को पापा बोलेगा और रमेश को क्या बोलेगा? चाचा बोलेगा। तो चाचा के लिए इंग्लिश वर्ड क्या है? अंकल। तो अंकल विल बी द आंसर। देन सेकेंड ये बोल रहा है कि हाउ इज़ राहुल रिलेटेड टू शिवेंद्र। राहुल कहाँ पर है? ये रहा राहुल। ये शिवेंद्र से कैसे रिलेटेड है? तो राहुल की बहन है गीतिका और गीतिका का हस्बैंड है शिवेंद्र, तो ये उसकी सिस्टर है, तो ये इसका क्या होगा? ब्रदर इन लॉ, है ना, बहनोई जिसको बोलते हैं। तो ब्रदर इन लॉ विल बी दी आंसर। ठीक, देन नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? अ मैन स्टेडली गोज 8 मीटर ड्यू ईस्ट। तो अगेन नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ओके, अब देखते हैं कैसे जा रहा है वो। अ मैन स्टेडली गोज 8 मीटर ड्यू ईस्ट। तो 8 मीटर गया है वो ईस्ट की तरफ, यहाँ से स्टार्ट करते हुए। एंड 6 मीटर ड्यू नॉर्थ, 6 मीटर गया है नॉर्थ की तरफ। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो ये इनिशियल पॉइंट था, ये फाइनल पॉइंट है। क्या होगा? √8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ये 64 प्लस 36, सम करेंगे तो 100 से बाहर आएगा 10। ओके, देन नेक्स्ट, इट इंडिकेट्स ट्रेट्स सच एज आउटगोइंग, टॉकेटिव, असर्टिव एंड एनर्जेटिक बिहेवियर। ओके, ये ट्रेट है किसके? अडॉप्टेबिलिटी में ऐसा होता है क्या कि आप बाहर जाओ? टॉकेटिव लगता तो नहीं है। अडॉप्टिव होना मतलब कि अनुकूल होना, जैसा कंडीशन है। यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ऑप्टिमिस्टिक होना से तो थोड़ा ऐसा पॉजिटिव है ना, आशा हो है लाइफ में, मतलब कि अगर कुछ बुरा भी हो गया तो भी ऑप्टिमिस्टिक रहो, ऐसा बोलते हैं। तो यहाँ पर से ज़्यादा बात करने लग जाएंगे, एनर्जेटिक बिहेवियर होगा, ऐसा तो नहीं होता। देन एक्स्ट्रावर्जन, बहिर्मुखता। तो जैसे एक्सट्रोवर्ट के लिए जो वर्ड हम यूज़ करते हैं ना, एक्सट्रोवर्ट की बहुत ज़्यादा टॉकेटिव है, असर्टिव, एनर्जेटिक बिहेवियर होता है, आउटगोइंग, तो ये वो वर्ड है एक्स्ट्रावर्जन।
जो इन सारे कंडीशंस को, जो ट्रेड्स हैं उनको फुलफिल कर रहा है। देन न्यूरोटिसिज्म, तो ये तो मनोविक्षुब्धता, ये तो कुछ ऐसा लग रहा है कि वो मेंटली ठीक नहीं है, तो ये तो नहीं हो सकता, तो ये होगा एक्सट्रावर्जन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू नॉर्थ एट अ स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर. At the same time, another aeroplane leaves the same airport and flies due west at the speed of 1200 km per hour. How far apart will be the two airplanes after 1.5 hour? तो एक एरोप्लेन है वो एयरपोर्ट को लीव कर रहा है, फ्लाई कर रहा है नॉर्थ की तरफ, कितने की स्पीड से, 1000 किलोमीटर पर आवर, और इसी टाइम पे ही अनदर एरोप्लेन है वो सेम एयरपोर्ट को लीव करते हुए फ्लाई कर रहा है वेस्ट में। नॉर्थ हो गया, ये साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो वेस्ट की तरफ वो कर रहा है, कितने की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, 1200 किलोमीटर पर आवर। तो कितने दूर वो पहुंच जाएंगे 1.5 आवर लेटर। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमको तो पहले डिस्टेंस पता होना चाहिए कि ये 1.5 आवर में कितनी दूर पहुंच जाएगा और ये कितनी दूर, उसके बाद फिर हम निकाल लेंगे। ओके, ये डिस्टेंस निकालना होगा, तो ये हमको स्पीड दे दिया है। ओके, तो स्पीड इज डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमको पता है 1000 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितने आवर के बाद निकाल रहे हैं, 1.5 आवर। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, तो एक हम लोग 3/2, ठीक है। तो ये आर से आर कैंसिल, किलोमीटर में आ जाएगा आंसर 1500 किलोमीटर। तो ये 1500 किलोमीटर के डिस्टेंस पे होगा 1.5 आवर के बाद। और ये वाला कौन सा, जो सेकंड एरोप्लेन है वो कितने डिस्टेंस पे होगा, 1800, ठीक है। तो ये 1500, ये 1800, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, अगेन पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, स्क्वायर प्लस 1500 का स्क्वायर। अब ऑप्शन देख के क्या समझ आ रहा है कि 300 को कॉमन निकाला हुआ है यहाँ पर। ओके, तो हम भी क्या करेंगे, इसमें से कॉमन निकालेंगे। सबसे पहले तो 100 यहाँ पर से कॉमन निकल जाएगा, तो ये 100 कॉमन निकला, तो इधर बचा 18 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। ओके, तो 100 का स्क्वायर है, अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो क्या आ जाएगा 100, और साथ ही साथ यहाँ पर से 3 भी कॉमन निकाल लेते हैं, तो 3 का स्क्वायर कॉमन निकलेगा, तो ये 3 हो जाएगा। अंदर क्या बचेगा, इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, कुछ जगह नहीं बचा है। 1500 एंड 1800 का स्क्वायर आप ही देखते हैं, 1500 स्क्वायर प्लस 1800 का स्क्वायर, यहाँ पर से वापस से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 300 सीधा कॉमन निकाल लेते हैं। ओके, तो कितना बचेगा अंदर में, 15, ओके, स्क्वायर प्लस 18, तो 300 का स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, अंडर रूट से बाहर 25 और ये 36, तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 5 11, 3 4 5 6, दिस विल बी द आंसर। ओके, फिर द एबिलिटी टू लिसन विथ एन ओपन माइंड एंड इन टर्न सेंड अ कन्विंसिंग मैसेज। ओपन माइंड से सुनना और कन्विंसिंग मैसेज सेंड करना क्या है, सोशल स्किल है, कम्युनिकेशन है, अडॉप्टेबिलिटी है, काउंसलिंग है, क्या है। ये किसी एंगल से सोशल स्किल तो नहीं लग रही है, क्योंकि सोशल स्किल से आप सोसाइटी से कम्युनिकेट करोगे, है ना, तो सोशल स्किल तो नहीं होगा। कम्युनिकेशन, हाँ, एबिलिटी टू लिसन है ओपन माइंड से, और कन्विंसिंग मैसेज सेंड करना तो सिंपल कम्युनिकेशन तो हो सकता है। अडॉप्टेबिलिटी तो नहीं ही है। काउंसलिंग, क्या किसी को आप काउंसलिंग दे रहे हो, नहीं, ये भी नहीं हो सकता, तो कम्युनिकेशन ही होगा। फिर इफ़ 25th of August in a year is Thursday, then number of Mondays in that month is, कितने मंडे होंगे। तो अगर कोई फार्मूला वगैरह नहीं पता, सिंपली हम सॉल्व करेंगे बेसिक हमारा जो नॉलेज है उससे। तो पहले तो वीक लिख लेते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। हो रहा है कि 25th of August है वो थर्सडे है, तो ये कहीं पे 25th अगस्त आएगा, ये अगस्त का कैलेंडर बना रहे हैं हम।
जहाँ पे 25 अगस्त को थर्सडे है। मंडे काउंट करना है, कितने मंडे होंगे, तो उल्टा जाता है 22, 24, 23, 22, तो एक मंडे तो 22 को आ गया। ओके, अब 22 से मैं -7 करूँ। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर वाला आ जाएगा नेक्स्ट मंडे। तो कब आएगा, ये 1 हो गया, 12, 15, फिर से 7 माइनस करेंगे तो 8, फिर से 7 माइनस करेंगे तो 1। ओके, फिर 25, 26, 27, 28, 29, 30। अब अगस्त का मंथ है तो 30, 31 जो भी हो मैटर नहीं करता, हमको तो मंडे काउंट करना है ना। तो एक मंडे यहाँ, 2 3 4 5 5 मंडेज विल बी देयर। ओके, फिर आगे देखते हैं। द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन रेशियो 2:3:4। ठीक है, कोई ट्रायंगल है जिसका एंगल है उसका रेशियो है, ये जो एंगल्स होते हैं ना उसके रेशियो है ये 2:3:4, विच इज़ द बिगेस्ट एंगल। तो इसको पहले रेशियो को ऐसे ब्रेक डाउन कर लेते हैं। अब हमको क्या पता है, ट्रायंगल में जितने भी एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना है, 9x। इन सबको सम करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर से, 180 डिवाइडेड बाई 9 तो 20। तो अब 20 का वैल्यू रख लेते हैं। दिख भी रहा है कि कौन सी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, ये 4x वाली। तो 4 में अगर मैं 20 रखूँ तो कितना आएगा, 80। तो 80 विल बी दी बिगेस्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल, राइट। फिर चूज़ द ऑड पेयर ऑफ द वर्ड्स। चाइना, बीजिंग, क्या समझ आ रहा है, कैपिटल है चाइना का बीजिंग। रसिया का मॉस्को, ओके, मतलब कैपिटल की बात कर रहे हैं। स्पेन का मैड्रिड, ऑस्ट्रेलिया का सिडनी। ओके, अब इन दोनों के बारे में तो सबको जनरली पता होता है। ओके, अब स्पेन एंड ऑस्ट्रेलिया में देखते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया का जो कैपिटल है वो सिडनी नहीं है बल्कि कैनबेरा है। ओके, बट अगर ये नहीं भी पता है तो इन दोनों तो आंसर नहीं होंगे, एटलीस्ट ये तो पता होगा। अब 50-50 में इन दोनों में से मार्क करके आगे बढ़ जाना चाहिए। ओके, तो इतना रिस्क तो लेना ही चाहिए। फिर यहाँ पर बोल रहा है कि 8 फ्रेंड्स हैं सिटिंग अराउंड द स्क्वायर टेबल। तो ये वाला ना टाइम कंज्यूमिंग है, इसको लास्ट में करेंगे। ओके, पहले जो इजी क्वेश्चन है उसको पहले करते हैं। तो फिर नेक्स्ट में क्या बोल रहा है कि व्हाट इज़ द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स। सम फर्स्ट 22 टर्म्स का इन ये AP सीरीज़ है उसमें। तो AP में हमको फर्स्ट टर्म क्या है, 8, डिफरेंस क्या है, 3 - 8 - 5 का डिफरेंस है। सम निकालना है हमको, तो सम के लिए फॉर्मूला क्या है, n डिवाइडेड बाई 2, 2a प्लस n - 1d। n 22 बोला है, 2a 8 प्लस n - 1, तो 22 - 1 इज़ 21 मल्टीप्लाइड बाई d -5। तो ये 11 कैंसिल आउट हो गए, 16 प्लस ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। फिर 105 से 16 माइनस करते हैं, और ये -89 आ जाएगा क्योंकि बड़ा डिजिट के सामने में माइनस है। ओके, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -979। ओके, ध्यान से मार्क करना क्योंकि यहाँ पे 997 भी दिया हुआ है। मल्टीप्लाई करने के बाद 979 आ रहा है यानी एक बार डबल क्रॉस कर लेना मल्टीप्लाई करके। ओके, फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 20% गेन, मतलब प्रॉफिट है। ओके, 10 1/5 इंक्रीज 5 + 1 6/5। तो ये है कॉस्ट प्राइस एंड ये दिस विल बी सेलिंग प्राइस। ठीक है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस, यही पूछा था, 6/5। ओके, फिर दिस इन्वॉल्व्स द एबिलिटी टू नेगोशिएट एंड रिजॉल्व डिसएग्रीमेंट। तो एबिलिटी है नेगोशिएट करने की और रिजॉल्व करना डिसएग्रीमेंट अगर है तो क्या ये लीडरशिप है।
क्रिएटिव थिंकिंग है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट है, या क्रिटिकल थिंकिंग है? तो थोड़ा अच्छे से देखते हैं यहाँ पर। दिस इन्वॉल्व्स एबिलिटी टू नेगोशिएट एंड रिजॉल्व डिसएग्रीमेंट। तो डिसएग्रीमेंट को सुलझा रहे हैं हम, थोड़ा हिंदी में देख लेते हैं। इसमें मध्यस्थता करने और असहमतियों को सुलझाने। तो असहमति किस में होने के ज़्यादा चांसेस हैं? नेतृत्व में। ज़रूरी नहीं है कि लीडरशिप में असहमति हो ही। रचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं। विवाद प्रबंधन, देखो विवाद में ही बहुत ज़्यादा ये केसेस होंगे कि आपको मध्यस्थता मीडिएट करना होगा, नेगोशिएट करना होगा और असहमति को सुलझाना होगा। तो सी विल बी द आंसर, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। ओके, ऐसे वाला जो लैंग्वेज वाला रहता है ना, इसका ना ईजिली दिखता है ना हिंदी वाले में, ठीक है। तो ट्राई करना कि अगर नहीं आ रहा है समझ में तो थोड़ा हिंदी वाले वर्जन को साइड में पढ़ लेना, ओके। उससे ईजिली आप आंसर तक पहुंच जाओगे। फिर बोल रहे हैं कि चूज़ दी ऑड वन आउट, ऑड वाले को अलग करना है, ओके। 7 3 2 4 9 6 1 1, तो कुछ ऐसा ट्रायल एंड एरर मेथड लगा के हम देखते जाते हैं कि सबसे पहले तो ऐड ही करके देख लेना। तो 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, फिर ये 9 1 10 16 17 9 6 और ये 15 16 17, कुछ तो अब देखते हैं पैटर्न मिल रहा है नहीं। 5 4 9 10 17, यही है ऑड वन, एक बार में ही आ गया ये तो। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल इंक्लूड विच वन ऑफ द फॉलोइंग। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए क्या इन्वॉल्व होता है? रिटन कम्युनिकेशन, एक्टिव लिसनिंग, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, ऑल ऑफ द अबव। तो क्या लगता है कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन है कब अच्छे से होगी? अगर बातें हम रिटन लिखें तो अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे, क्योंकि लिखते टाइम थोड़ा टाइम मिल जाता है ना, तो आराम से अच्छे से सही वर्ड यूज़ करके लिखेंगे तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन हो जाएगा। एक्टिव लिसनिंग, अच्छे से सुनेंगे तो सही से कम्युनिकेट कर पाएंगे। और कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, अगर कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, अराइज हो रहा है तो उसको अगर रिजॉल्व करते हुए कम्युनिकेट करेंगे तो इफेक्टिव होगा। हाँ, तो ऑल ऑफ दी अबव होना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि द बेस्ट एविडेंस ऑफ इंडियाज ग्लोरियस पास्ट इज़ द ग्रोइंग पॉपुलैरिटी ऑफ द आयुर्वेदिक मेडिसिन्स इन द वेस्ट। ये बोल रहा है कि बेस्ट एविडेंस क्या है कि इंडिया का जो ग्लोरीफाइंग पास्ट है वो ग्रो हो रहा है। मतलब बेस्ट एविडेंस जो इंडिया के ग्लोरियस पास्ट का हमको कहाँ पे देखने को मिल रहा है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन है वो पॉपुलर हो रहे हैं वेस्ट में। तो इंडिया है वो, उसका पास्ट है वो ग्लोरीफाई हो रहा है। तो इससे हम क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं? आयुर्वेदिक मेडिसिन आर नॉट पॉपुलर इन इंडिया। क्या इसका मतलब ये है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन है वो इंडिया में पॉपुलर नहीं है इसीलिए वेस्ट में आयुर्वेदिक मेडिसिन पॉपुलर हो रहा है? नहीं, ऐसा तो हम नहीं बोल सकते। यहाँ पर तो सिर्फ बस यही बोला ना कि आयुर्वेदिक मेडिसिन है वो वेस्ट में पॉपुलर हो रही हैं, है ना। इसका मतलब ये तो नहीं है कि इंडिया में पॉपुलर नहीं है। देन सेकंड बोल रहा है कि एलोपैथिक मेडिसिन आर मोर पॉपुलर इन इंडिया। ये भी यहाँ पर नहीं बोला कि एलोपैथिक मेडिसिन है वो ज़्यादा पॉपुलर है इंडिया में इसीलिए आयुर्वेदिक मेडिसिन वेस्ट में पॉपुलर है। नहीं, ये भी कंक्लूजन हम ड्रॉ नहीं कर सकते। तो नीदर वन नॉर टू विल बी द आंसर। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी विल बी द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सोशल स्किल। सोशल स्किल नहीं है। कौन सी सोशल स्किल नहीं है? बिल्डिंग बॉन्ड, कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन, क्रिएटिव थिंकिंग। नॉट अ सोशल स्किल, सोशल स्किल नहीं है। तो बंद बनाना, बिल्डिंग बॉन्ड, ये तो सोशल स्किल है। कोलैबोरेट करना लोगों से, हाँ ये भी सोशल स्किल है। फिर कम्युनिकेट करना, ये तो पूरा ही सोशल स्किल है। क्रिएटिव थिंकिंग, ये तो अकेले भी कर सकते हो ना, सोसाइटी की ज़रूरत थोड़ी है। रूम में बंद करके अकेले बैठ के भी क्रिएटिव थिंकिंग कर सकते हो। तो ये तीनों सोशल स्किल्स, ये क्रिएटिव थिंकिंग। ओके, फिर राजीव प्लान्ड हिज जर्नी टू मुंबई एज फॉलोज। ओके, ही विल ट्रैवल 5/9 ऑफ द टोटल डिस्टेंस बाई एरोप्लेन। तो ये कुछ डिस्टेंस है मुंबई तक का, इनमें से वो क्या कर रहा है, 5/9 है इस जर्नी का, वो एरोप्लेन से ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। देन 3/4 ऑफ रिमेनिंग, तो अगर वो 5/9 ट्रैवल कर लिया एरोप्लेन से तो बचा कितना? 4/9 बचा, 4/9 बचा है। अब इसका 3/4 ऑफ 4/9x
को ट्रेन से ट्रैवल कर रहा है, फिर रिमेनिंग डिस्टेंस, और फिर मान लेते हैं कि कुछ और रिमेनिंग डिस्टेंस बची, रिमेनिंग डिस्टेंस ऑफ 200, तो 200 बता भी दिया है कि रिमेनिंग डिस्टेंस 200 है, उसको कार से ट्रैवल किया, तो टोटल डिस्टेंस क्या था मुंबई का, यही तो हम ले रहे हैं कि x इज इक्वल टू 5/9x प्लस 3/4 ऑफ, तो इसको बस इक्वेशन है, ये सॉल्व कर लेते हैं इसको, 3/4 ऑफ 4/9x प्लस 200, 4 से 4 कैंसिल आउट, 5/9x प्लस 3/9x प्लस 200x, ये ऐड हो जाएगा 9, यहाँ पर लिखते हैं x इज इक्वल टू 8/9x प्लस 200, तो ये 8x प्लस 1800, ये 9x, 8x प्लस 1800, तो ये x इज इक्वल टू 1800, आ गया आंसर। फिर लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद पार्ट 2 में डिस्कस करूँगी। ओके, 50th नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द बेस्ट काइंड ऑफ लिसनिंग विच हैपन्स व्हेन यू हियर, अंडरस्टैंड, रिस्पॉन्ड एंड रिमेंबर व्हाट इज बीइंग सेड इज। बेस्ट काइंड ऑफ लिसनिंग है वो तब होती है जब तुम अच्छे से सुनोगे, अंडरस्टैंड करोगे, रिस्पॉन्ड करोगे और रिमेंबर करोगे, रिमेंबर रखोगे जो भी तुमने कहा है। तो ये क्या है, पैसिव है क्या? नहीं, इतना एक्टिवली काम कर रहे हैं तो पैसिव कैसे हो सकता है, एक्टिव लिसनिंग होगी ये। यस, सेलेक्टिव लिसनिंग है, क्या क्या छोड़ छोड़ के कुछ सुन रहे हैं, नहीं तो पूरा अच्छे तरीके से सुन रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, रिमेंबर कर रहे हैं। कुछ सेलेक्ट वाला वर्ड तो आया है नहीं, तो सेलेक्टिव कैसे हो सकता है, और अब वो हो नहीं सकता, तो एक्टिव लिसनिंग विल बी द आंसर। ओके, तो हमको मुझे इतना एक्सप्लेन करने के बाद 1 आवर लग रहे हैं। इससे पहले मैंने 10-15 मिनट तो सिर्फ डिस्क्रिप्शन में बताया था कि एग्ज़ाम कैसे अटेम्प्ट करना है, तो ईज़िली ये 2 घंटे में किया जा सकता है। ओके, तो आराम से हम पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, एकदम ज़्यादा हाइपर नहीं होना है। ओके, नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं आगे का।